नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमीबा के बारे में। अमीबा आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में इससे बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी जीव या एनिमल अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पता होना चाहिए। तो अमीबा जिस फाइलम में आता है उस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जिस क्लास में आता है उसका नाम है राइजोपोडा। राइजोपोडा का ही दूसरा नाम है सार्कोडीना। प्रोटोजोआ में 4 क्लास होती है: राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। इन चारों में से राइजोपोडा एकमात्र ऐसी क्लास है जिसमें पेलिकल नहीं पाया जाता। पेलिकल एक आवरण है, केवल राइजोपोडा में एब्सेंट होगा, बाकी तीनों क्लास में पेलिकल का आवरण पाया जाएगा। और इसका ऑर्डर है अमीबोइडा। ये देखो, अमीबोइडा ऑर्डर है, क्लास राइजोपोडा, फाइलम प्रोटोजोआ। ये अमीबा का क्लासिफिकेशन हो गया। अमीबा की खोज का श्रेय रसेल वॉन रोजेनहोफ को जाता है। वैज्ञानिक का नाम भी जरूर याद रखना, 1755 में इन्होंने इसकी खोज की। रसेल वॉन रोजेनहोफ। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है अमोइबी या अमीबी भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है चेंज। तो अमीबा नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि अमीबा का जो आकार है, जो शेप है, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, वो बदलता रहता है। एक ऐसा जीव जिसका शेप लगातार बदलता रहता है, उसका नाम क्या रखा जाए? तो ग्रीक भाषा में चेंज शब्द से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है अमीबी, इसलिए नाम रख दिया गया अमीबा। अमीबा की एक प्रजाति है अमीबा प्रोटियस। प्रोटियस प्रजाति का नाम है, सबसे सामान्य प्रजाति है। देखो, अमीबा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अमीबा की शेप लगातार बदलती रहती है, कोई निश्चित आकार नहीं है अमीबा का, चेंज होता रहता है। और चेंज जैसा ही एक शब्द है अमीबी, इसी अमीबी से बना है अमीबा। अमीबा की सबसे सामान्य प्रजाति है प्रोटियस। ये प्रोटियस नाम कहाँ से आया? अंग्रेजों का एक काल्पनिक समुद्री देवता है जो पल पल में अपना रूप बदलता रहता है। अंग्रेज एक काल्पनिक देवता को मानते हैं, काल्पनिक समुद्री देवता को मानते हैं जो पल पल में अपना रूप बदलता रहता है। उस देवता का नाम है प्रोटियस। प्रोटियस ऐसा देवता है जो पल पल में अपना रूप बदलता रहता है, इसीलिए अमीबा की सबसे सामान्य प्रजाति का नाम रखा गया अमीबा प्रोटियस। अमीबा की सबसे सामान्य प्रजाति का नाम है अमीबा प्रोटियस। और दोनों शब्द कैसे बने मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अमीबा ग्रीक भाषा के शब्द अमीबी से बना है और प्रोटियस एक देवता के नाम से बना है। यह समुद्री देवता है, काल्पनिक समुद्री देवता है जो लगातार या पल पल में अपना रूप बदलता रहता है। और अमीबा की भी हालत ऐसी है, इसका कोई भी शेप निश्चित नहीं है, पल पल में अपना शेप बदलता रहता है। नेक्स्ट जो बात है वो है अमीबा की संरचना। अमीबा का चित्र आपके यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखें। देखिए, सबसे बाहर जो आवरण है वो है प्लाज्मा लेमा। एक एक चीज क्लियर है। ये जो सबसे बाहरी आवरण है अमीबा का, इसका नाम है प्लाज्मा लेमा। उसके बाद अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की एक परत है जिसको कह रहे हैं एक्टोप्लाज्म। ध्यान से देखिए, एक्टोप्लाज्म।
और इस एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा के बीच एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं काचाभ परत या हाइलाइन लेयर। उसके बाद अमीबा के अंदर ओस्मो रेगुलेशन के लिए, परासरण नियमन के लिए एक वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी, और संख्या में 1 होती है। पैरामीशियम में संकुचनशील धानी 2 होती है। और अमीबा की ही वे प्रजातियां जो पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहती है उनमें संकुचनशील धानी नहीं पाई जाएगी। क्या काम करती है संकुचनशील धानी? ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है, परासरण नियमन का काम करती है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका मतलब अमीबा में होने वाला जो ओस्मो रेगुलेशन है, परासरण नियमन है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो परासरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन कौन सी प्रोसेस हुई? एक्टिव प्रोसेस हुई, सक्रिय प्रक्रिया हुई, क्योंकि उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। ये केंद्रक है और केंद्रक में डीएनए है और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, क्योंकि अमीबा प्रोटोजोआ में आएगा और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोट है और यूकेरियोट कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। भोजन को ग्रहण और पचाने के लिए यहां पर एक संरचना है फूड वैक्यूल या खाद्य धानी। अंदर जो तरल पदार्थ है, एक परत जो बाहर बनी है साइटोप्लाज्म की वो एक्टोप्लाज्म, और अंदर जो है उसको कहेंगे एंडोप्लाज्म। यह है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। अमीबा में बाइयूरेट और ट्राइयूरेट के क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। मान लीजिए अमीबा इस तरफ एक स्यूडोपोडिया बनाना चाहता है, कूटपाद बनाना चाहता है। तो जिधर कूटपाद बनाना चाहता है उसको हम अग्र भाग कहते हैं, एंटीरियर भाग कहते हैं। जिधर कूटपाद बनाना चाहता है, तो जैसे ही अमीबा कूटपाद बनाने के प्रयास में रहेगा उस तरफ हाइलाइन केप बन जाती है। जो बीच में हाइलाइन लेयर है उसमें एक मोटी परत बन जाती है जो एक्टोप्लाज्म की होती है, और ये कूटपाद के निर्माण में हेल्प करती है। हाइलाइन केप, जिधर कूटपाद का फॉर्मेशन हो रहा है उधर अमीबा का इंटीरियर पार्ट है, अग्रभाग है। उसके जस्ट पीछे वाले भाग को पश्च भाग कहते हैं, और पश्च भाग का नाम है यूरोइड। ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझ लें। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से बताई है। अमीबा का सबसे बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो परत है वो है प्लाज्मा लेमा। अंदर जो तरल पदार्थ है वो है साइटोप्लाज्म। 2 भागों में बटा रहता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को कहते हैं प्लाज्मा जेल और एंडोप्लाज्म को कहते हैं प्लाज्मा सोल। और इस प्लाज्मा जेल या एक्टोप्लाज्म, इसके द्वारा ही किसका निर्माण होता है? हाइलाइन केप। ये जो हाइलाइन केप बनी है इसका निर्माण किससे होता है? एक्टोप्लाज्म से। और ये बनती कहाँ है? हाइलाइन लेयर में, काचाभ परत में। काचाभ परत क्या है? एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा के बीच की परत है। ये जो पीछे वाला भाग है यूरोइड, ये विलीन होते हुए कूटपाद या पादाब है, स्यूडोपोडिया। कहने का मतलब पहले स्यूडोपोडिया बना होगा, वो विलीन होता हुआ है, और विलीन होता हुआ स्यूडोपोडिया, इस पार्ट को क्या कहेंगे? यूरोइड। और जिधर बन रहा है स्यूडोपोडिया, जिधर बनेगा कूटपाद, जिधर बनेगा। अमीबा की बात कर रहे हैं। अमीबा राइजोपोडा का सदस्य हैं, और राइजोपोडा में 4 प्रकार के कूटपाद या स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। अमीबा में होता है लोबोपोडिया, उंगली नुमा उभार पाया जाता है, और जिधर हाइलाइन केप बनी है उधर तो स्यूडोपोडिया बनेगा, और पहले बना हुआ स्यूडोपोडिया जिधर विलुप्त हो रहा है उस भाग को कहेंगे यूरोइड। और यूरोइड को वास्तव में
अमीबा का टेल पार्ट कहते हैं, और जिधर हाईलाइन केप है वो अमीबा का हेड पार्ट है। मतलब ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। जो प्लाज्मा सोल है, एंडोप्लाज्म है, उसमें प्रोटीन का कुंडलन होता है। अभी फिलहाल आप इस लाइन को याद रख लें बस। प्लाज्मा सोल प्रोटीन का कुंडलन होता है, एंडोप्लाज्म प्लाज्मा सोल, और प्लाज्मा सोल बनने का मतलब है प्रोटीन के कुंडलन से बनता है। प्लाज्मा सोल का निर्माण प्रोटीन के कुंडलन से बनेगा। ध्यान से देख लें इस बात को। अब देखो, यूरोइड हो ही गया। साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर है वो तो है, एक तो सीवी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया पास में है, इसका मतलब एनर्जी का यूज होगा। एक्टिव प्रोसेस है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। केंद्रक, ये रहा केंद्रक। केंद्रक के बारे में एक बात है, अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन बाइनरी फीजन द्वारा होता है। और बाइनरी फीजन का मतलब है द्विखंडन। एक अमीबा दो बराबर भागों में कट जाता है। बाइनरी फीजन में भी अलग अलग प्रकार है। उसमें अमीबा में होगा अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। मान लो ये अमीबा है, इसको जब तक जीना है जिएगा, बाद में ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा और दो नए अमीबा बन जाएंगे। इसलिए बाइनरी फीजन या द्विविभाजन करने वाले जीवों को अमर भी माना जाता है। ये मरते नहीं है, ये जिया और दो भागों में बट गया, अमर है ये। प्रोटोजोआ के जीवों को इस बाइनरी फीजन के कारण ही अमर माना जाता है। लेकिन मान लो ऐसा हो कि ये अमीबा दो भागों में टूटा और यहां से टूट गया ऐसे, तो क्या फिर भी दो भाग बनेंगे या दो अमीबा बनेंगे? नहीं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अमीबा के टुकड़े किए जाए और केंद्रक अंश वाले अमीबा के टुकड़े का ही पुनरुद्ध भवन होगा। इसके कहने का मतलब है कि जब भी बाइनरी फीजन हो, दोनों पार्ट के अंदर केंद्रक का कुछ पार्ट आना जरूरी है। मान लो टुकड़े ऐसे हो गए कि एक टुकड़े में तो केंद्रक आया नहीं, एक टुकड़े में पूरा केंद्रक आ गया, तो जिस टुकड़े में केंद्रक नहीं आया है वो नया अमीबा नहीं बना पाएगा। कहने का मतलब यह है, वैसे तो अमीबा का जो बाइनरी फीजन है उसके लिए शब्द दिया गया है पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन ही एक तरीके से, एक अमीबा टूटा और दो नए अमीबा बना दिए। टूटते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि जो केंद्रक है वो उस पार्ट में आना जरूरी है। अगर मान लो कोई एक भाग अलग हो गया और उसमें केंद्रक का कोई अंश नहीं है, तो उस भाग से अमीबा या नया अमीबा नहीं बन पाएगा। तो बाइनरी फीजन या रीजनरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक अमीबा से ही दोबारा नए अमीबा बन रहे। दो पार्ट या नया अमीबा बनने के लिए केंद्रक का कुछ अंश होना जरूरी है। यहां पर एक और है फूड वैक्यूल, खाद्यधानी। खाद्यधानी भी वास्तव में सूडोपोडिया द्वारा ही बनती है। कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भोजन के डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए अमीबा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है खाद्यधानी या फूड वैक्यूल का। अमीबा के बारे में एक एक बात को क्लियर कट मैंने आपको अच्छे से बताया है। इस बात को आप और याद रख सकते हैं, प्लाज्मा सोल, प्रोटीन का कुंडलन होना। प्लाज्मा सोल, प्रोटीन का कुंडलन होना। हाइलाइन केप कौन बनाएगा? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म है प्लाज्मा जेल और एंडोप्लाज्म है प्लाज्मा सोल। और प्लाज्मा सोल में प्रोटीन कुंडलित रहते हैं, प्रोटीन का कुंडलन रहता है। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। डायग्राम आप अच्छे से बनाएं और एक एक चीज को क्लियरिटी के साथ समझें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमीबा में गति के बारे में, अमीबा में लोकोमोशन के बारे में। अमीबा की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है और एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बारे में देखिए। दोस्तों, अमीबा में जो गमन होता है, पहली बात तो यह है कि गमन सूडोपोडिया द्वारा होता है।
तो अमीबा में गमन कूटपाद या स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। दूसरी बात जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये केवल कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अमीबा, अमीबोसाइट जो स्पंज में प्रेजेंट है, और डब्ल्यूबीसी तो आप जानते ही हैं, ये तीनों जो गमन करती है, मूवमेंट करती है, वो समान तरीके से करती है, और वो समान तरीका है स्यूडोपोडिया द्वारा। अमीबा भी स्यूडोपोडिया द्वारा गमन करता है। अमीबोसाइट जो स्पंज या पोरीफेरा में पाई जाती है, वो भी स्यूडोपोडिया द्वारा गमन करती है। और स्पंज की कोशिका का अमीबोसाइट अमीबोसाइट रखा ही इसलिए है कि उसकी गति अमीबा जैसी है। कई बार ऐसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, अमीबोसाइट पाई जाती है, तो बच्चे टिक लगा के आ जाएं कि अमीबा में नहीं, स्पंज में, पोरीफेरा में। फिर इसका नाम अमीबोसाइट क्यों है? क्योंकि इसकी गति अमीबा जैसी है। अमीबा में कैसी गति है? स्यूडोपोडिया द्वारा। और डब्ल्यूबीसी में भी मूवमेंट स्यूडोपोडिया या कूटपाद द्वारा होती है। इन तीनों स्ट्रक्चर में गमन का जो मेथड है वो समान है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए, अमीबा में जो गति है उसको समझाने के लिए एक थ्योरी है, सोल जेल थ्योरी, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। और ये सोल जेल थ्योरी किसने दी? हाइमेन द्वारा। हाइमेन नामक वैज्ञानिक ने सोल जेल थ्योरी दी गई इसके द्वारा। और इस थ्योरी का समर्थन किसने किया? मास्क और पेंटेन, दो वैज्ञानिकों ने। आपसे कोई पूछे सोल जेल थ्योरी मत किसने दिया? हाइमेन ने। और इसका समर्थन किसने किया? मास्क और पेंटेन ने। अमीबा में होने वाली गति को अमीबोइड मूवमेंट कहा जाता है। इस गति को समझाया सोल जेल थ्योरी द्वारा। और ये सोल जेल थ्योरी हाइमेन ने दी और इसका समर्थन मास्क और पेंटेन ने किया। क्या है सोल जेल थ्योरी? इसको भी आप बिल्कुल क्लियर कट और अच्छे से समझें। ये अमीबा है। मैंने आपको कहा, मान लीजिए इधर स्यूडोपोडिया बनना चाहता है, कूटपाद बनना चाहता है। जिधर स्यूडोपोडिया बनेगा वो अग्रभाग है और दूसरा वाला पश्च भाग है। जिधर स्यूडोपोडिया का निर्माण होना है उस वाले भाग में सोल बदल किस में जाता है? जेल में। सोल परिवर्तित होकर जेल में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहेंगे जेलेशन। और जेलेशन में सोल जेल में बदल गया, मतलब प्रोटीन का अकुंडलन हो गया। जो प्रोटीन पहले कुंडलित हो रखे थे उनकी कुंडली खुल गई और वो सोल जेल में बदल गया। और ऐसा कहाँ हुआ? अग्रभाग में। अग्रभाग में सोल जेल में बदल जाता है। सोल का जेल में बदलना जेलेशन। और जिस भाग में सोल जेल में बदल रहा है उसको कहते हैं जोन ऑफ जेलेशन। अग्रभाग है जोन ऑफ जेलेशन। और ये जेल यहां सामने जाके टकराएगा और किसका निर्माण कर देगा? स्यूडोपोडिया का। स्यूडोपोडिया के निर्माण के बाद ये जेल इधर आएगा और ये किस में बदल जाएगा? सोल में। जब सोल जेल में बदला था तब प्रोटीन का अकुंडलन हुआ था। जो प्रोटीन पहले कुंडलित था वो खुल गया। अब जब जेल वापस सोल में बदला है तो प्रोटीन का वापस क्या हो गया? कुंडलन। और इसे कहते हैं सोलेशन। और ये पश्च भाग में होगा, इसलिए इस भाग को जोन ऑफ सोलेशन कहा जाता है। और फिर ये सोल वापस, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को सोल जेल थ्योरी कहते हैं। सोल जेल थ्योरी किसने दी? हाइमेन ने। और इसका समर्थन किसने किया? मास्क और पेंटेन ने। जोन ऑफ जेलेशन कौन सा भाग है? अग्रभाग। और जोन ऑफ सोलेशन कौन सा भाग है? पश्च भाग।
जब जेल से सोल बनता है तब प्रोटीन का कुंडलन होता है, और जब सोल से जेल बनता है तब प्रोटीन का अकुंडलन होता है। कहने का मतलब यह है कि सोल में प्रोटीन कुंडलित होते हैं और जेल में जो कुंडलित प्रोटीन हैं वो खुले रहते हैं, उनका अकुंडलन होता है। और स्यूडोपोडिया का निर्माण इस जेल के द्वारा होता है। चेंज ऑफ सोल एंड जेल। सोल जेल का ये परिवर्तन सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। यह चेंज का मतलब सोल का जेल में और जेल का सोल में फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल। और यह जो चेंज है इसके कारण विस्कोसिटी में परिवर्तन आता है, शांता में। विस्कोसिटी का मतलब है शांता में। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, सोल जेल का परिवर्तन एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा खर्च होगी। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है और इस परिवर्तन के दौरान किसमें परिवर्तन आता है? विस्कोसिटी या श्यानता में। और ये सोल जेल थ्योरी दी किसने? हाइमेन ने। और इसका समर्थन किसने किया? मास्क और पेंटेन ने। आपसे पूछे कि सोल जेल थ्योरी किसके बारे में है? अमीबॉइड मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको सोल जेल थ्योरी कहते हैं। जो अग्रभाग है उसको कहेंगे जोन ऑफ जेलेशन, जिसमें सोल जेल में बदल जाता है। पश्च भाग को कहेंगे जोन ऑफ सोलेशन, जिसमें जेल सोल में बदल जाता है। सोल में जो प्रोटीन है वो कुंडलित रहते हैं और जेल में अकुंडलित रहते हैं। तो जब सोल से जेल में बदलना हो तो कुंडलित प्रोटीन अकुंडलित हो जाएंगे, तो प्रोटीन का अकुंडलन। और जब जेल से सोल में बदलना हो तब अकुंडलित प्रोटीन कुंडलित हो जाएंगे, इसलिए प्रोटीन का कुंडलन। ये एक्टिव प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है और विस्कोसिटी में परिवर्तन आता है। और अमीबा का कैथोड की तरफ गमन। अगर अमीबा को कैथोड और एनोड दोनों के मध्य एक सॉल्यूशन में रखा जाए तो अमीबा किसकी तरफ गति करेगा? कैथोड की तरफ। और इसे कहा जाएगा गैल्वेनोटैक्सिस। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गैल्वेनोटैक्सिस किसे कहते हैं? अमीबा का कैथोड की तरफ गमन गैल्वेनोटैक्सिस कहलाता है। अगर अमीबा के गमन से कोई क्वेश्चन आया, कैसा भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जा सकता। ये लिमिट है। अमीबा के गमन से कोई क्वेश्चन आए तो यहीं से ही आएगा। फिर से बता रहा हूं, अमीबा में गमन स्यूडोपोडिया द्वारा। और अमीबा में जो स्यूडोपोडिया है उसका नाम भी अगर आप याद रखना चाहो तो वो है लोबोपोडिया। अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है लोबोपोडिया। अमीबा जैसा मूवमेंट अमीबा अमीबोसाइट जो स्पंज में होती है और डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसके मूवमेंट को सबसे शानदार तरीके से सोल जेल थ्योरी ने समझाया, जो हाइमेन ने दी, और इसका समर्थन मास्क और पेंटेन ने किया। अमीबा में होने वाली गति के लिए ही इस्तेमाल होगा अमीबॉइड मूवमेंट। सोल जेल थ्योरी में क्या परिवर्तन होता है वो अच्छे से आपको पता करना है। सोल जेल में बदला जेलेशन, जेल सोल में बदला सोलेशन। ये पश्च भाग में या अग्रभाग में? अग्रभाग वो जिसमें जेल के दबाव के कारण स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। और ये सोल का जेल में बदलना और जेल का सोल में बदलना एक्टिव प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और इस परिवर्तन में किसमें परिवर्तन आता है? शांता में या विस्कोसिटी में। और अमीबा का कैथोड की तरफ गमन, अमीबा का कैथोड की तरफ गमन क्या कहलाता है? गैल्वेनोटैक्सिस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में। अमीबा के अंदर जो भी हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ रहे हैं, साथ में हमारा जो मकसद है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। देखिए, न्यूट्रिशन या पोषण, यदि अमीबा या कोई भी कोशिका तरल पदार्थों का सेवन करती है तब उसके लिए शब्द होता है पिनोसाइटोसिस। और ठोस पदार्थों का सेवन करती है तो उसके लिए शब्द होगा फेगोसाइटोसिस।
ये दोनों टर्म किसी कोशिका के लिए इस्तेमाल होते हैं और आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीव है। अगर तरल पदार्थों का सेवन हो तो पिनोसाइटोसिस और ठोस पदार्थों का सेवन हो तो फेगोसाइटोसिस। और अमीबा में मोस्टली भोजन या ठोस पदार्थों का ही सेवन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है फेगोसाइटोसिस। इस बात को याद रखें। अमीबा में भोजन का इंजेशन या अंतःग्रहण मोस्टली किस मेथड द्वारा होगा? फेगोसाइटोसिस द्वारा। बहुत बार पूछा जाता है ये। अमीबा में अगर आपसे पोषण का प्रकार पूछे तो है प्राणी संपोषण, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें पहला प्रोसेस है इंजेशन अंतःग्रहण, और अंतःग्रहण किस विधि द्वारा? फेगोसाइटोसिस द्वारा। ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण करता है। कुछ रेयर कंडीशन में पिनोसाइटोसिस भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली आपको क्या जवाब देना है? फेगोसाइटोसिस। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेशन अंतःग्रहण, डाइजेशन पाचन, अवशोषण जिसको एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन स्वांगीकरण और इजेशन बहिर्गमन, ये 5 प्रोसेस पर्टिकुलर स्टेप में होते हैं। इसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है इंजेशन के मेथड से संबंधित, अंतःग्रहण की विधियों से संबंधित। वैसे बहुत रेयर चांस होते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ इंजेशन, अंतःग्रहण के प्रकार। पहले तो 2 है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। किसी कण या ठोस पदार्थ को अंदर लेना फेगोसाइटोसिस और तरल को लेना पिनोसाइटोसिस। तो तरल है तो पिनोसाइटोसिस हो ही गया। वास्तव में ये जो मेथड है ये फेगोसाइटोसिस के टाइप है, यूं कह सकते हैं कि किसी ठोस पदार्थ को अमीबा अंतःग्रहण कर रहा है। किस किस विधि से करेगा? देखिए, पहला है इंपोर्ट, अंग्रेजी में आप नाम याद रखें। दूसरा है इनवेजिनेशन, तीसरा है सरकमफ्लुएंस जिसको परिप्रवाह भी कहते हैं हिंदी में, और चौथा है सरकमवैलेशन। 4 प्रकार से अमीबा में अंतःग्रहण हो सकता है। इंपोर्ट, इनवेजिनेशन, सरकमफ्लुएंस और सरकमवैलेशन, ये 4 प्रोसेस है। देखो, इंपोर्ट ये पैसिव मेथड है, निष्क्रिय विधि है। इसमें जीवाणु अपने आप अमीबा के अंदर आ जाता है। अमीबा ऐसे मस्त बैठा हुआ है, कोई भी जीवाणु आके उसके अंदर घुस गया अपने आप। अमीबा ने अपनी कोई एनर्जी खर्च नहीं की है। तो सबसे शानदार क्वेश्चन तो यही होता है कि चारों चीजें ऑप्शन में दे दी जाए, इनमें से कौन सी विधि पैसिव है, निष्क्रिय विधि है? तो जवाब होगा इंपोर्ट। और किसका इंपोर्ट? बैक्टीरिया का। दूसरा है इनवेजिनेशन, इसमें जो नॉन मोटाइल या मोशनलेस जीव है उनको अमीबा एंगल्प कर लेता है, निगल लेता है सीधा, इनवेजिनेशन। सरकमफ्लुएंस, अमीबा क्या करता है? अगतिशील जीवों को ही अंदर ग्रहण करता है। किसके द्वारा? शूडोपोडिया बनाएगा और फूड वैक्यूल बना के। ये भी एक्टिव प्रोसेस है, ये भी एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन सरकमवैलेशन में अमीबा सक्रिय शिकार करता है। इन दोनों प्रोसेस में अमीबा जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो मोशनलेस है, अगतिशील है। लेकिन सरकमवैलेशन में जो शिकार है वो सक्रिय है, वो भी गति कर रहा है। अमीबा उसके पीछे गति भी करेगा और उसको ग्रहण भी करेगा। और ये अंतःग्रहण भी शूडोपोडिया द्वारा अंतःग्रहण होगा। और इसमें जो शिकार है वो सीलिया या फ्लैजिलेट जीव हो सकते हैं, उनको निगलेगा। मतलब अमीबा पैरामीशियम का शिकार करे, पैरामीशियम में सीलिया होते, वो मूव करता रहता है, तो उसको कहेंगे सरकमवैलेशन। अगतिशील जीवों का भी शूडोपोडिया बनाकर शिकार करें,
सरकमफ्लुएंस, अगतिशील जीव सीधा ही इनवेजिनेशन, कहीं से भी झिल्ली से अंदर इनवेजिनेशन हो जाए, सूडोपोडिया का निर्माण नहीं हो। इन दोनों में फर्क इतना है कि इसमें सूडोपोडिया का निर्माण होगा और इसमें इनवेजिनेशन होगा। और इनवेजिनेशन का मतलब है कि ये मान लो झिल्ली है, ये अंदर की तरफ ऐसे हो गई, जो भी अगतिशील जीव आया सीधा अंदर और फूड वैक्यूल बन गई। और इंपोर्ट में तो सीधा जीव किस में आ जाता है, अमीबा के अंदर। तो पैसिव, ये तीनों एक्टिव, जो सक्रिय शिकार करना है, जो शिकार है वो भी अगर मोशन करता है, गति करता है, वो भी सीलिया या फ्लैजेला रखता है, उसको अंतःग्रहण करना सर्कमवैलेशन है। अगतिशील को सूडोपोडिया द्वारा अंदर लेना सर्कमफ्लुएंस है। और झिल्ली को अंदर की तरफ फोल्ड करके भोजन को ग्रहण करना और अगतिशील जीव को ग्रहण करना इनवेजिनेशन है। और कोई जीव अपने आप ही अमीबा में आ जाए, इसको इंपोर्ट कहते हैं। ये 4 प्रकार का अंतःग्रहण का मेथड है। ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखें। और देखिए, डाइजेशन, अमीबा में जो पाचन है वो कहा जाएगा इंट्रासेलुलर, अंतःकोशिकीय पाचन, क्योंकि अमीबा खुद एक कोशिका है, उसके अंदर पाचन हो रहा है। तो अमीबा में, या यूं कह सकते हैं प्रोटोजोआ में, जो भी पाचन होगा वो इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय पाचन होगा। और कहां होता है ये, फूड वैक्यूल में, खाद्य धानी में। भोजन कैसे ग्रहण करता है, मान लो ये भोजन है, ये सूडोपोडिया बनाएगा और इस सूडोपोडिया से ये अंदर की तरफ फोल्ड करेगा और फूड वैक्यूल बनाएगा, और इस तरीके से अमीबा भोजन ग्रहण करेगा और इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम द्वारा इस भोजन का पाचन करेगा। तो भोजन का पाचन अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल में होता है, कोशिका के अंदर है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय है, इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाएगा। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमीबा की फूड वैक्यूल, अमीबा की खाद्य धानी, उसके बाद है ह्यूमन का स्टमक और सिलेंट्रेटा की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसको सिलेंट्रोन कैविटी कहते हैं। ये तीनों एक समान तरीके से कार्य करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन के बारे में। ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन, अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन संकुचनशील धानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा होता है। और यह ओनली फ्रेश वाटर एनिमल्स में ही पाई जाएगी। जो स्वच्छ जलीय जंतु है प्रोटोजोआ के, उनमें ही ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या पाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसको शॉर्ट में हम CVB कहते हैं। परजीवी और समुद्री जाति में पैरासाइट और मैराइन वाटर वाले जो एनिमल्स हैं प्रोटोजोआ के, उनमें ये एब्सेंट होती है। अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन को समझने के लिए एक टर्म आपको समझनी है, ऑस्मोलैरिटी, परासरणता। इसका सिंपल मीनिंग आप तो यूं समझो, डिमांड ऑफ वाटर। कहीं पर भी अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, परासरणता ज़्यादा है, तो डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। देखो, किसी भी जीव के अंदर सामान्य रूप से ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, 300 ऑस्मोल पर लीटर। और स्वच्छ जल के लिए ऑस्मोलैरिटी 50 ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब बताओ, डिमांड ऑफ वाटर कहाँ ज़्यादा है, जहाँ परासरणता या ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ ज़्यादा है एनिमल के अंदर, स्वच्छ जल की तो 50 ही है। यहाँ डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर जल प्रवेश करता रहता है। और अगर ये जल प्रवेश करता रहा तो फिर क्या होगा, ये जीव फूल के फट जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको ज़रूरत है ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन की। तो क्या होगा इसमें,
ये जो जल अंदर जा रहा है, इस जल को इस जीव या अमीबा के अंदर पाई जाने वाली एक्सेसरी वैक्यूल्स इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके सीवी में या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भर देती है। जो जल जाएगा वो सभी तरफ से जाएगा और उस जल को एक्सेसरी वैक्यूल्स क्या करेंगी, सहायक रिक्तिकाएं इकट्ठा करेंगी और किस में भर देंगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। एक्सेसरी वैक्यूल द्वारा जल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डायस्टोल। और जब सीवी पूरी भर जाएगी तो यह माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके मूवमेंट करेगी, गति करेगी और प्लाज्मा लेमा से जुड़कर जल को बाहर निकाल देती है और जल को बाहर निकालना सिस्टोल कहलाएगा। ओस्मो रेगुलेशन के दौरान भी दो नाम आपको याद रखने हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसमें जल भर जाए और सिस्टोल का मतलब वो प्लाज्मा लेमा के पास जाकर उसको बाहर छोड़ दे। इस चित्र में आपको समझ में आएगा, ओस्मोलरिटी के कारण जब जल अंदर आ रहा था, परासरणता के कारण जब जल अंदर आ रहा था, तो सहायक वैक्यूल्स इसको इकट्ठा करके और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डाल रही हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जल का इकट्ठा होना डायस्टोल है। जब ये पूरी भर जाएगी तो यहां से गति करके, और ये गति माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त ऊर्जा से होगी, इसलिए ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो ये यहां से चल के प्लाज्मा लेमा के ऐसे सट जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, ये जल बाहर, जल इस तरीके से बाहर जा रहा है, इसी को सिस्टोल कहते हैं। और जनरल सवाल यहां से, अमीबा को समुद्री जल में या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी अमीबा की ऑस्मोलरिटी के बराबर हो, जिसकी परासरणता अमीबा की परासरणता के बराबर हो, ऐसा विलयन अमीबा के लिए आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन होगा। तो अगर अमीबा को समुद्री जल या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो अमीबा की सीवी विलुप्त हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विलुप्त हो जाएगी। अगर अमीबा समुद्री जल में है तो भी सीवी विलुप्त, अगर अमीबा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है तो भी विलुप्त, और अगर कोई जीव परजीवी है तो भी सीवी नहीं पाई जाएगी। संकुचनशील धानी पाई जाएगी जो जीव फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में रहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट आप इसको यहां से अच्छे से समझें, क्योंकि स्वच्छ जल की परासरणता 50 ओस्मोल पर लीटर है और जीव की परासरणता 300 ओस्मोल पर लीटर है, और इसी के कारण डिमांड ऑफ वाटर यहाँ ज़्यादा है, इसलिए जल अंदर आता रहता है एंडोऑस्मोसिस द्वारा। अगर ऐसे जाता रहा तो ये फूल के फट जाएगा और नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस जल को एक्सेसरी वैक्यूल इकट्ठा करके सीवी में डालती है, ये डायस्टोल। और डायस्टोल के बाद सीवी जब पूरी भर जाएगी तो वो मूव करती है माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त ऊर्जा से, इसलिए ओस्मो रेगुलेशन एक्टिव प्रोसेस। को समुद्री जल या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो उसके अंदर की सीवी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमीबा में रिप्रोडक्शन के बारे में। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन या द्विखंडन द्वारा। एक अमीबा टूटकर दो अमीबा बना देता है। ये जो द्विखंडन है ये लगभग माइटोसिस जैसा होता है, समसूत्री विभाजन जैसा होता है। वैसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन ही होता है। तो बाइनरी फिजन एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन है जिसमें एक अमीबा टूटकर दो अमीबा में बदल जाता है। इस कारण अमीबा या प्रोटोजोआ के जीवों को अमर माना जाता है कि एक अमीबा है
और वो 2 पार्ट में टूट गया, तो मरा थोड़ी है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटोजोआ के जीवों को अमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें बाइनरी फिजन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है। और बाइनरी फिजन एक प्रकार का माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है। एक टर्म और है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन, इससे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखें केंद्रक युक्त अमीबा वाला खंड नया अमीबा बना सकता है। वास्तव में है तो बाइनरी फिजन का ही पार्ट ही, मतलब जब अमीबा 2 भागों में टूटेगा तो दोनों भागों में केंद्रक का कुछ अंश आना जरूरी है। जैसे ये है तो बाइनरी फिजन हुआ तो यहां से होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहां से हो गया 2 अमीबा बन जाएंगे, फिर वही भाग से अमीबा बनेगा जिसमें केंद्रक हो। इस बात को याद रखना है, सिंपल सी बात है और इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जब टुकड़ा हुआ तो जिस टुकड़े में केंद्रक का अंश है, भले ही थोड़ा ही हो, वही नया अमीबा बनाएगा। एक लाइन और याद रखना है कि अमीबा का प्रयोगशाला में संवर्धन किया जाए किस विधि द्वारा? है इन्फ्यूजन विधि द्वारा। है इन्फ्यूजन विधि द्वारा अमीबा का प्रयोगशाला में संवर्धन किया जाता है। अमीबा के बारे में हमने पूरी बातें पढ़ ली है। एक और जीव है जिसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मानव के कोलन में अंतःपरजीवी होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंडोपैरासाइट। और कौन सा रोग करता है? डिसेंट्री या पेचिस रोग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो कहां पाया जाता है? कोलन में। कैसा परजीवी है? अंतःपरजीवी। कौन सा रोग करता है? पेचिस रोग करता है। नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये भी राइजोपोडा क्लास का ही सदस्य है, फाइलम प्रोटोजोआ का। यह आंतों के उत्तकों में रहता है, और उत्तकों में कोई पैरासाइट रहे तो उसको कहते हैं हिस्टोजोइक, और ये एंडोपैरासाइट है इसलिए हिस्टोजोइक एंडोपैरासाइट। और आंत के कौन से उत्तकों में? म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की रोगकारी अवस्था कौन सी है? ट्रोफोजोइट या मैग्ना अवस्था, और ये इसकी वयस्क अवस्था भी है। ध्यान से देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की कौन सी अवस्था रोग कारक है? ट्रोफोजोइट या मैग्ना अवस्था। ये वयस्क अवस्था भी है, और ये वयस्क एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आगे चलकर सिस्ट बनाता है। इस सिस्ट से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, और ये सिस्ट संक्रामक करने का काम करती है, दूसरे होस्ट में इन्फेक्शन पहुंचाने का काम करती है। तो रोगकारी अवस्था तो कौन है? ट्रोफोजोइट या मैग्ना अवस्था। लेकिन संक्रामक या इन्फेक्शियस स्टेज कौन है? सिस्ट। और इस सिस्ट में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 4 केंद्रक, इसलिए ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड होती है। और इस सिस्ट में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का वयस्क जो है उसका नाम है ट्रोफोजोइट या मैग्ना अवस्था। वो सिस्ट बनाएगा। यह सिस्ट संक्रामक अवस्था है, और ट्रोफोजोइट या मैग्ना अवस्था रोगकारी अवस्था है। प्रत्येक सिस्ट से 8 नए एंट अमीबा बनेंगे। एक सिस्ट से कितने एंट अमीबा बनेंगे? 8। एक सिस्ट में कितने केंद्रक होते हैं? 4। और इस सिस्ट में किसका स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन का। और सिस्ट कौन सी अवस्था है? संक्रामक अवस्था। और इस सिस्ट से 8 एंट अमीबा बनेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वयस्क में। और ये वयस्क अवस्था क्या होगी? मैग्ना या ट्रोपोजोइट, जो क्या करेगी? रोग उत्पन्न करेगी। कौन सा रोग? पैचिस रोग या डिसेंट्री या अमीबॉइड डिसेंट्री रोग। फिर ये वयस्क फिर से क्या बना लेगा? सिस्ट। सिस्ट के बारे में तो सवाल पूछे ही जाते हैं। कौन सी अवस्था है सिस्ट? संक्रामक अवस्था।
एक कंफ्यूजन तो यहां रहता है, रोगकारी अवस्था कौन है, ट्रोफोजोइट या मैग्ना। संक्रामक अवस्था कौन है, सिस्ट। कितने केंद्रक, 4। एक सिस्ट से कितने एंटमीबा, 8। किसका स्टोरेज रहता है, ग्लाइकोजन का। और इस तरीके से आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में भी जानकारी रखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अमीबा के बारे में पूर्ण रूप से और सही तरीके से सटीक जानकारी आपको बताई है। साथ में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, अच्छे से समझें और नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।